नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, GS3 का एक आर्टिकल लेकर आए हैं आज। आपको पता होगा कि GS3 के पाठ्यक्रम में हमारा एक टॉपिक होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। UPSC हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है और UPPCS भी पूछता है। तो जो भी मेंस देने जा रहे हैं 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कि IPR जो होते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, कॉपीराइट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है, GI टैग्स होता है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, औद्योगिक डिजाइन होता है और पेटेंट तो होता ही है। ये सब कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं। कोई 10 वर्ष के लिए किया जाता है, कोई 20 वर्ष के लिए, कोई 60 वर्ष प्लस के लिए भी किया जाता है, कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है। तो ये सब जानेंगे। और जो अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये देखिए, जो जायडस कंपनी है, जायडस जो कंपनी है एक, उसके ऊपर एक US की कंपनी है स्क्विब्स, और उसका पूरा नाम ये है ब्रिस्टल मायर्स, है ना। तो ये ब्रिस्टल मायर्स ने केस किया था जायडस के ऊपर, क्योंकि इन्होंने एक क्या है, एक इसकी बायोसिमिलर दवाई बनाई थी। बायोसिमिलर दवाई होती है SIMILAR, बायोसिमिलर। अभी समझेंगे क्या होता है बायोसिमिलर। तो वो दवाई इन्होंने बनाई थी जायडस ने कैंसर के उपचार के लिए, क्योंकि इन्होंने बायोसिमिलर दवाई बनी। तो जैसे आपको पता होगा जेनेरिक दवाई होती है, ऐसी बायोसिमिलर दवाई भी होती है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो बायोसिमिलर दवाई एक किस्म से कॉपी होती है किसी दवाई की। तो इनकी जो दवाई थी उसकी कॉपी इन्होंने की और बायोसिमिलर कॉपी की। तो इन्होंने केस किया कि ये तो हमारी दवाई है जी, हमारा ये पेटेंट है इसके ऊपर। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, अगर बायोसिमिलर दवाई कोई बना रही है कंपनी और वो सार्वजनिक हित में है, तो उसको हम अनुमति देंगे, उसको रोक नहीं लगा सकते। तो इनकी जो दवाई आई थी उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी अलाउ कर दिया है और ये केस हार चुकी है। तो इसको लेकर ये फिर से एक बहस छिड़ चुकी है कि IPR जो है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, कि इनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, क्या ये होने चाहिए और किस हद तक होने चाहिए। क्योंकि अगर IPR नहीं होगा तो क्या होगा, नवाचार के लिए कोई प्रेरित नहीं होगा। भाई, अगर कोई कंपनी वर्षों की R&D के बाद एक नई दवाई बना रही है ना, दूसरी कंपनी कोई आएगी, कंपनी B, इसे तुरंत आगे कॉपी मार लेगी, तो इसकी तो R&D का पैसा गया। तो फिर क्या होगा, इससे नवाचार हतोत्साहित होता है। तो इसलिए इसी कारण से जो है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। अब IPR के प्रकार, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लेना, UPPCS में और UPSC में भी। UPPCS में तो 2-3 बार पूछ चुका है मेंस में इसको। तो IPR के सीधा सीधा प्रकार पूछते हैं और इसका लाभ या महत्व पूछते हैं और इसके समक्ष चुनौतियाँ भी पूछते हैं। तो IPR के प्रकार अभी बताएंगे हम आपको, ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और IPR का बेसिक भी आपको बता दूंगा। तो IPR कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पता होगा पेटेंट, है ना, ट्रेड सीक्रेट, औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, और पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, जैसे आपने देखते होंगे नाइकी वगैरह का लोगो होता है, इस प्रकार से ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क। उसके अलावा और क्या होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स भी होता है और GI टैग भी होता है। आप देखते होंगे GI टैग, ये भी एक किस्म का IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इनको विस्तृत में पढ़ेंगे। अभी पहले क्वेश्चन, ये आर्टिकल देख लेते हैं क्या है ये आर्टिकल। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की है ये, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, स्किप जो कंपनी है ने जायडस लाइफ साइंसेज के खिलाफ एक वाद दायर था, उसका क्या आरोप था, ये रहा कि उसकी पेटेंटेड कैंसर दवा निवोलुमैब, ये नाम है दवाई का, निवोलुमैब का इन्होंने पेटेंट लिया हुआ था, लेकिन जायडस ने उसका बायोसिमिलर कॉपी बना लिया। तो उसके ऊपर एक केस किया हुआ था मई 2024 में, और अभी इस पर निर्णय है दिल्ली हाई कोर्ट का कि नहीं, ये इसका ये IPR का उल्लंघन नहीं है, तो जायडस ये दवाई बना सकती है। तो क्यों अलाउ किया, क्योंकि ये महंगी जीवन रक्षक दवाई जो होती हैं, क्योंकि ये जो जायडस की दवाई है, लगभग 50 से 60% इसकी कीमत कम है। और कोर्ट ने बोला कि भाई, अगर जनहित में जो है एक सस्ती दवाई कोई बना रहा है तो उसको क्या है, हम अनुमति देते हैं। तो यही सब है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है। इसके अपने फ़ायदे भी है, देखिए IPR का, जैसे बताया कि भाई
R&D कोई करेगा, कंपनी नवाचार आएगा, अगर उसको राइट्स मिलते हैं, राइट्स नहीं मिलेंगे तो कोई भी अगर कॉपी कर लेगा किसी के सामान की तो फिर नवाचार बाधित होता है इससे, क्योंकि कंपनी क्यों खर्च करेगी जब उनको बनी बनाई कॉपी मिल जाएगी। तो IPR ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि IPR बड़े स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे, लागू करेंगे तो कंपनियां क्या है अपनी मनमानी करेंगी। भाई किसी के पास अगर IPR है किसी दवाई का तो वो तो बेचती रहेगी अपने मनमाने दाम पर, दूसरी अगर कंपनी उस साल की दवा नहीं बना पाएगी तो ये फिर क्या है, उनकी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। तो यही सब है। देखिए, जनहित और पेटेंट भारत की संतुलित नीति। तो भारत की जो है इसके ऊपर बड़ी संतुलित नीति है, मतलब वो IPR को भी प्रोटेक्ट करता है और जन कल्याण को भी प्राथमिकता देता है। तो ये भारत के जो हमारे जो इससे जुड़े जितने भी एक्ट हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस संबंध में। तो देखते हैं IPR, पहले IPR बता देते हैं आपको। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधि भारत में क्या क्या और कौन कौन से हैं। देखिए, पेटेंट होता है, ये 20 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद ये रिन्यू नहीं करा जा सकता है। मान लिया किसी ने कोई दवाई बनाई तो 20 साल के लिए उसका पेटेंट करा सकता है कोई भी कंपनी। लेकिन समस्या क्या होती है यहाँ, पेटेंट एवरग्रीनिंग एक शब्द है, ये आप रखने याद रखिए, पेटेंट एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग अर्थात हमेशा के लिए हरा रहना। अर्थात क्या करते हैं ये लोग, जैसे ये पेटेंट लिया 20 वर्ष के लिए, इसी दवाई में क्या करेंगे, हल्का फुल्का जरा सा साल्ट चेंज करेंगे और उसको फिर से पेटेंट करा लेंगे। तो ऐसे ही ये बेवकूफ़ बनाते हैं एक किस्म से कंपनियां, उसको बोलते हैं पेटेंट एवरग्रीनिंग। तो भारत इस मामले में बड़ा ही सख्त है पेटेंट एवरग्रीनिंग के खिलाफ। और भारत ने कुछ अपवाद भी रखे हैं कि भाई पेटेंट जो आपके अनलिमिटेड नहीं होंगे। जैसे कोई अगर महामारी आती है, जैसे कोविड के समय आई थी, आपने सुना होगा कि पेटेंट के अधिकार दिए गए थे कुछ कंपनियों को वैक्सीन बनाने के। तो भारत में का जो पेटेंट अधिनियम है उसके तहत क्या है, ये जो पेटेंट अधिनियम 1970 है, इसमें कुछ धाराएं ऐसी भी जोड़ी हुई है कि अपवाद स्वरूप सरकार जो है किसी भी कंपनी को अनुमति दे सकती है। वो सब जानेंगे आगे। दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आपको पता ही है, जैसे कि कोई बुक होती है या कोई साहित्य होता है या कोई म्यूजिक होता है, इस प्रकार के जितने भी रचनात्मक चीज़ें होती है उनके ऊपर लिया जाता है कॉपीराइट। पेटेंट लिया जाता है जैसे दवाइयाँ हो गई, है ना, कुछ और अगर कुछ और आइटम कोई बना रहा है उसके ऊपर वो ले सकता है। तो इनमें अलग अलग कैटेगरी ऐसे बनाई हुई है। कॉपीराइट्स आपको इसे बता दिया, रचनात्मक कार्य से किताब लिखी, किसी ने म्यूजिक बनाया, है ना, कोई फिल्म के जो गाने होते हैं इनके ऊपर भी कॉपीराइट होता है ना। आपने देखा होगा PDF में कोई लिख देता है जी ये कॉपीराइट है मेरा। तो ये कॉपीराइट अधिनियम इसके लिए, ये इसके तहत आता है, गवर्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी के लेखक ने कोई किताब लिखी है तो उसके जीवन काल जो है उसका कॉपीराइट रहेगा उसके ऊपर, और मृत्यु के 60 साल बाद तक रहेगा। लेकिन इसके बाद जो है उसका वो ना रिन्यू होगा, ना ही उसका कोई दोबारा से पेटेंट करा सकता है। तो फिर उस किताब को कोई भी छाप सकता है। अभी आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें हैं, गोदान वगैरह, सब अलग अलग पब्लिकेशन छाप देते हैं, क्योंकि उनका पेटेंट जो है वो खत्म हो गया, लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष पूरा हो गया, तो अभी उनको कोई भी छाप सकता है। ट्रेडमार्क, देखिए ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, जैसे जो लोगो होते हैं, जैसे नाइकी का इस प्रकार का लोगो है, एडिडास का ये 3 ये वाले हैं, है ना, इस प्रकार से। तो इनके ऊपर लेना होता है ट्रेडमार्क। ये क्या होता है, ये 10 साल के लिए मिलता है और फिर इसको 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। और कब तक करा सकते हैं, लाइफ टाइम तक करा सकते हैं ट्रेडमार्क को रिन्यू। ऐसे ही भौगोलिक संकेत है GI, ये भी 10 साल के बाद फिर रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे ये सेम है दोनों। भौगोलिक संकेत तो आप पढ़ते ही हैं। देखिए, जब कोई वस्तु इस प्रकार की होती है, कोई फल या मिठाई जो किसी भौगोलिक स्थान से जुड़ी होती है, जैसे आगरे का पेठा, है ना, आगरे का पेठा है तो इसे GI टैग मिलेगा 10 साल के लिए। तो कोई और ब्रांड जो है, मान लिया कोई बुलंदशहर वाला है या कोई लखनऊ वाला है, वो आगरे का अपने यहाँ पेठा बनाकर आगरे का पेठा उस पर नहीं लिख सकता है। तो ये होता है GI टैग, एक किस्म का ये भी पेटेंट ही है, एक IPR है। अब होते हैं औद्योगिक डिजाइन। जैसे आपने देखा होगा जो कार वगैरह के जो मॉडल होते हैं उनके लिए क्या है, डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत उनको IPR प्रोवाइड किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए थार का मॉडल है ना, अब दूसरी कोई कंपनी से कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, डिजाइन को ना उसको IPR उसका लिया होगा, अधिकार लिए होंगे, उस पर पेटेंट करा लिया होगा उसको। इस अधिनियम के तहत ये 10 साल के लिए होता है और प्लस 5 साल के लिए फिर रिन्यू करा सकते हैं। बस इसके बाद ये खत्म हो जाता है, इसकी भी इतनी सीमाएं होती हैं। तो ये आप याद रख लेना। इसके अलावा जो होते हैं ट्रेड सीक्रेट होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स।
इसके लिए क्या है, कोई अलग से अधिनियम नहीं है, लेकिन ये भी एक IPR का प्रकार ही है। जब IPR आप लिखोगे तो ये सारे लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा भी लिखेंगे, ट्रेड सीक्रेट भी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, उन दो कंपनियों के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, तो उसके जो नियम वगैरह जो होते हैं ये कंपनी निर्धारित करती है, तो इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे गूगल का एल्गोरिथम है ना, तो कोई कंपनी का अगर कर्मचारी है उसको लीक नहीं कर सकता कि भाई हम तो ये एल्गोरिथम कर सकते हैं। इसके लिए अलग से तो कोई नियम नहीं है, लेकिन क्या है, बाहर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके तहत भी कवर होता है एक्ट, ये 1872 का है, इसके तहत कवर होता है। कोई सूचना IT से रिलेटेड है, मान लिया किसी का कोई सॉफ्टवेयर बनाया किसी ने, तो उसको क्या है, वो लीक नहीं कर सकता ना कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय। तो IT एक्ट 2000 के तहत भी इसको संरक्षण है। तो विभिन्न जिस प्रकार की वस्तु या सामान है उसी प्रकार का उसके ऊपर ट्रेड सीक्रेट लग जाएगा। ट्रिप्स के सिद्धांत भी है। ट्रिप्स आप जानते होंगे, ट्रिप्स जो है, ये कीवर्ड आप जरूर लिखें जब भी IPR आएगा। ट्रिप्स जो है ये ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं किसके, IPR से जुड़े हुए। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है ट्रेड रिलेटेड, ट्रिप्स जो होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये होता है ट्रिप्स। अच्छा, जो ट्रेड सीक्रेट है उनको क्या है, कुछ न्यायालय के जो निर्णय है उनके तहत भी संरक्षण दिया जाता है ना। जैसे न्यायालय का निर्णय देता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्रीच अर्थात विश्वास भंग जिसे बोलते हैं हिंदी में, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास भंग, है ना। तो इसके तहत न्यायालय क्या मानते हैं, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई किसी का पार्टनर है, तो उनके बीच में जो समझौता हुआ है उसका पालन करना चाहिए, तो उसे ब्रीच नहीं कर सकता है वो, जो भरोसा बना हुआ है। तो इनके तहत जो है ट्रेड सीक्रेट को जो है दिया जाता है क्या, IPR या प्रोटेक्शन। तो ये 6 आप बुद्धि प्रकार लिखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका, आप देखना PY को उठाकर, आपका ये क्वेश्चन ये कवर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो अभी के निर्णय पर है, जो ये JADS वाला जो विवाद है उसके ऊपर एक क्वेश्चन ही बना दिया है। देखिए भारतीय पेटेंट, क्योंकि अभी जो निर्णय है वो बड़ा अच्छा निर्णय है ना, वो अधिकारों की भी रक्षा कर रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार के बीच दोनों के संतुलन बना रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस प्रकार का बनाया हुआ है। भारतीय पेटेंट कानून केवल आविष्कारों के अधिकार की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार के बीच एक सूक्ष्म संतुलन भी बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जो हमारे जो पेटेंट कानून है, जो ये वाला है मेन कानून, ये केवल IPR को ही प्राथमिकता नहीं देगा, अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार के पीछे मतलब हार्ड बड़े कठोर नियमों का पालन नहीं करेगा। जब कभी जरूरत होगी, जीवन के अधिकार की जब बात आएगी या सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आएगी, तो ये IPR को बाईपास या अवॉइड भी कर सकता है या इसके ऊपर सीमाएं थोप सकता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा कानून है। देखते हैं इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे। सीधा भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 लिखेंगे आप, 2005 में संशोधित हुआ था ये। वैश्विक बौद्धिक संपदा परिदृश्य में एक अनूठा मॉडल है। अनूठा मॉडल बता दिया आपको क्यों है, क्योंकि यह कानून नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आविष्कारकों को, जो आविष्कार करते हैं आविष्कारकर्ताओं को विशेष अधिकार देता है। तो दूसरी ओर जीवन के अधिकार, क्योंकि ये हमारा अनुच्छेद 21 के तहत ही क्या है, ये हमारा तो फंडामेंटल राइट है ना, ये आप याद रखें, के तहत सस्ती दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। तो आप इतना सा इंट्रो लिख देंगे। अब आते हैं जो जिसमें पूछा वो बताएंगे, अधिकारों की रक्षा करता है और फिर ये जीवन का अधिकार कैसे सुनिश्चित करता है, दोनों चीज़ें बताएंगे। आविष्कार को या आविष्कारकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है ये, भाई अनन्य अधिकार है उनको, पेटेंट धारक को क्या है, आविष्कार के लिए 20 वर्षों का तो एक अधिकार मिल गया, तो उसकी तो सुरक्षा हो गई है। अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है, भाई जैसे बताया कि नवाचार तो प्रोत्साहन हो गई। यह फार्मा कंपनियों को नई दवाओं प्रौद्योगिकी निवेश के लिए एक सुरक्षित विधिक ढांचा प्रदान करता है, क्योंकि जब उनको पेटेंट मिलेगा 20 वर्षों के लिए वो बेफिक्र रहेंगे कि हम ही बेचेंगे सामान, तो वो क्या है, ये निवेश भी करेंगे, R&D भी करेंगे, है ना, और बाहर की कंपनियां भी आएंगी, तो उनके अधिकारों की तो रक्षा होगी। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन कैसे बनाते हैं, देखिए इसकी जो धारा 3D है वो एवरग्रीनिंग पर रोक लगाती है। एवरग्रीनिंग अभी आपको बताया कि पेटेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि हाँ भाई ये कुछ अच्छी चीज़ आपने बनाई नहीं, ऐसा नहीं कि इसी में जैसे ये पहले इसके ऊपर पेटेंट लिया, इसी में थोड़ा सा बदलाव किया साल्ट में हल्का सा, फिर से 20 वर्ष के लिए पेटेंट ले लिया, तो इस पर ये रोक लगाता है ना। इसका उदाहरण दीजिए आप, देखिए जब भी इस प्रकार के होंगे ना, इसमें क्या है, बड़े बड़े स्टेटमेंट तो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में,
टाइम होता नहीं, जैसे बताया आपको। सीधा उदाहरण लिखिए, जैसे नोवार्टिस बनाम भारत संघ 2013 का मामला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसी धारा के तहत कैंसर की दवा ग्लीवेक के पेटेंट को खारिज कर दिया था। तो ग्लीवेक ने क्या किया था, वही फिर से हल्का सा साल्ट किया, फिर से 20 वर्ष का सोचा कि पेटेंट ले लूँ मैं। देखो 20 वर्ष तो इन्होंने कमाया मुनाफा, मोनोपोली रही इनकी, अपने मन मर्जी के दाम पर बेचेंगे। अब क्योंकि 20 वर्ष खत्म होती कोई और इसका कॉपी करेगा, तो ये क्या किया इन्होंने, हल्का सा चेंज करने के बाद सोचा फिर से मैं पेटेंट ले लूँ इसके ऊपर। तो ये नहीं चलेगा यहाँ इंडिया में। अनिवार्य लाइसेंस, ये देखिए ये बड़े काम की धारा है 84, इसकी जो धारा 84 है, जो हमारा पेटेंट अधिनियम 1970 वाला है, तो इसकी ये अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या बोलती है, देखिए अगर कोई पेटेंट दवा बहुत महंगी है या जनता की पहुंच से बाहर है, तो सरकार दूसरी कंपनियों को क्या कर सकती है कि सस्ती दवाई बनाने के लिए लाइसेंस दे सकती है ना। तो इसका उदाहरण दीजिए, 2012 में कैंसर की दवा नेक्सवार के लिए नेक्टो फार्मा को दिया गया लाइसेंस। इसी आधार पर इन्होंने दिया था कि भाई आप नेक्टो फार्मा को बोला कि सस्ती दवाई बनाओ आप, तो हम आपको लाइसेंस देते हैं। तो ये आप सीधा उदाहरण लिखेंगे, एक एक उदाहरण याद कर लेना आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली ना। आईपीआर हमेशा पूछता है, तो आईपीआर में क्या है, आप ये इस प्रकार के उदाहरण देंगे तभी तो क्वेश्चन अच्छा लगेगा, नहीं तो बाकी सब तो लिख ही देंगे। जो आईपीआर आपको बताया हो तो सब लिख देंगे, जब आप उदाहरण देंगे तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ कुछ सॉलिड तैयारी है। अच्छा, बायोसिमिलर्स की अनुमति, देखिए बायोसिमिलर्स जो भी बताया है, बायोसिमिलर्स और जेनरिक दवाई ये दोनों सिमिलर होते हैं, ये इनमें अंतर समझ लीजिए पहले आप। बायोसिमिलर क्या होता है, जब कोई दवाई जो है ना जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कोशिकाएं, बायोलॉजी यानी कि जीवित सेल वगैरह होते हैं ना, बायो प्रौद्योगिकी होती वही है ना, बायो प्रौद्योगिकी है ना, जैव प्रौद्योगिकी से हिंदी में बोलते हैं, जैव बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी पे भी क्वेश्चन आता है ना। जब जब इस पे क्वेश्चन आएगा, देखिए एक डायग्राम आपको हमेशा बनाएंगे, सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ लिखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी इधर, और यहाँ लिख दो टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी है ना, टेक्नोलॉजी है ना। और ये एरिया दिखा देंगे आप, जैव प्रौद्योगिकी लिख देंगे हिंदी में, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे डायग्राम आपका नंबर बढ़ा देते हैं आधा, और आपको 4 4.5 नंबर 8 में से मिल जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो ये देखिए बायोसिमिलर्स जो मैं बता रहा था। जेनरिक दवाई क्या होती है, देखो जेनरिक दवाई होती है जब कोई केवल केमिकल फॉर्मूले का प्रयोग करके कॉपी करके बनाई जाती है, जैसे पैरासीटामोल है। अब पैरासीटामोल की आप, ये तो साल्ट का नाम है, इसकी आप दुनिया भर की दवाई देख लेंगे, डोलो भी देख लेंगे या कुछ और भी देख लेंगे है ना, डिस्प्रिन है ना। ये सिंपल क्या है, केमिकल होता है इनके अंदर कोई बायोलॉजिकल चीज़ें तो होती नहीं भाई, इसके अंदर कोई कोशिका वगैरह थोड़ी होती है, बायोटेक का प्रयोग थोड़े होता है। तो जब इसकी कॉपी बनती है एक किस्म से 20 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हो जाएगा, तो इसकी कॉपी कोई भी बना लेगा है ना। जैसे अब डोलो है, डोलो की क्या है, पैरासीटामोल है, दुनिया भर की दवाई है पैरासीटामोल के नाम से, तो उनको तो बोलते हैं जेनरिक दवाई, जेनरिक दवाइयाँ है ना। और जब कोई दवाई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका फॉर्मूला, अर्थात कॉम्प्लिकेटेड से मतलब उसमें जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। ये जैव प्रौद्योगिकी करके कोई दवाई बनाई, 20 साल का पेटेंट लिया इसके ऊपर। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके जो कॉपी बनेगी उसको हम जेनरिक दवाई नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स इसलिए कहेंगे, बायोलॉजी शब्द से देखिए आप, बायोलॉजी अर्थात इसमें क्या है, केवल केमिकल चीज़ें यूज नहीं हुई है, इसमें बायोलॉजी वाली चीज़ें भी यूज हुई है ना, बायो, इसलिए तो इनको बोलते हैं बायोसिमिलर दवाई। तो जो कैंसर की दवाई होती है, डायबिटीज़ की दवाई होती है, ये बायोटेक का प्रयोग करके बनाई जाती है, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इन्हें बनाई जाती है। तो इनकी जब कॉपी बनेगी तो बायोसिमिलर दवाई होगी। अब समझ आ गया होगा आपको। तो यही बायोसिमिलर के, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। बायोसिमिलर्स की अनुमति अर्थात हालिया उदाहरण ये देंगे आप, ब्रिस्टल मायर्स बनाम जायडस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट लिख देंगे, न्यायालय ने बायोसिमिलर दवाई का समर्थन किया। तो ये क्या हुआ हमारा, अर्थात जीवन का जो है अधिकार है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। भाई कैंसर की दवाई इतनी महंगी है, तो जीवन का अधिकार तो तभी बचेगा ना जब दवाई सस्ती होगी, नहीं तो कोई उसका कोई लाभ नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का संतुलन बना, ये आविष्कार वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो हमने बताया, जीवन का अधिकार वाला या सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करते हैं हमारा पेटेंट अधिनियम। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका लगभग पूरा हो चुका है ना। अब इसके बाद क्या है, भारत को आप जैसे दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत की भूमिका है, ये आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं।
इसे समझ लीजिए, आप क्वेश्चन में लिखे ना लिखे। भाई दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत की भूमिका क्यों है? एक तो पेटेंट अधिनियम जो हमारा, इसका बड़ा रोल है ना। पेटेंट अधिनियम जो है इसका बड़ा रोल है, क्योंकि ये बड़ा संतुलन बना रहे हैं ना। देखिए भारत ने इसी संतुलित कानून ने वैश्विक स्तर पर जेनरिक और बायोसिमिलर दवाइयों का केंद्र बना दिया। क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपसे पेटेंट ही पूछ रहे थे, इसका क्या लाभ है ना। भारत क्योंकि बार बार न्यूज में रहता है दुनिया की फार्मेसी है भारत, तो इसके ऊपर पूछ सकता है भारत को दुनिया की फार्मेसी क्यों कहा जाता है, तो ये आप लिखेंगे। देखो किफ़ायती दरें हैं, क्योंकि पेटेंट कानून में लचीलापन के कारण भारत विकासशील देशों में अत्यंत कम कीमत पर क्या है, जीवन रक्षक दवाई उपलब्ध कराता है, जैसे HIV की, हेपेटाइटिस की, कैंसर की, डायबिटीज की निर्यात करता है, इसलिए भारत निर्यात अब बन गया। और निर्यात सुगमता कैसे है? देखिए ये धारा 92A है, आपको ये 3-4 धारा याद कर लेनी है दोस्तों ना। धारा ये वाली, धारा 84 और धारा 92A। 92A क्या है एक्चुअली, जब किसी देश में, कोई गरीब देश है, उदाहरण के लिए अफ्रीका का देश है, वहाँ पर क्या है, इतनी सुविधा नहीं है कि वो कोई दवाई बना सके, है ना, और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वहाँ भाई वो पेटेंट करा सके, R&D कर सके, वो तभी तो दवाई बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं। तो इसके तहत क्या कर सकता है भारत, उन देशों को भी पेटेंटेड दवाई अर्थात जो बायोसिमिलर है या नकल करके उनको भेज सकता है, का निर्यात कर सकता है, जिनके पास विनिर्माण सुविधा नहीं है। ये केवल ऐसे नहीं होगा, कभी भी कर देगा, ऐसे तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा जिसने पेटेंट कराया है। ये केवल संकट की स्थिति में होता है, जैसे कोरोना आ गया, कोई भारी संकट है वहाँ, जैसे कोई महामारी फैल गई, केवल कुछ रीजन में भी तो महामारी फैलती है। अफ्रीका में देखा होगा आपने, इबोला फैलता रहता है ना। तो ऐसे समय में भारत निर्णय ले सकता है, क्योंकि वहाँ क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात है, और वो उसमें क्या है, पेटेंट धारक जो है उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। तो भारत, मान लिया कोई हमारे यहाँ एक पेटेंटेड दवाई मिल रही है ना, और ये पेटेंट वाली दवाई है, मान लिया बड़ी महंगी है, 10,000 की है मान लिया दवाई, और अफ्रीका में यही कोई बीमारी है कि उन्हें इस दवाई की ज़रूरत है, लेकिन वो 10,000 की दवाई थोड़े ही खरीद लेंगे गरीब आदमी बेचारे। तो भारत क्या, अगर वो भारत की सरकार से आके अप्रोच करते हैं कि सर हमें ये दवाई या सस्ते में दो, तो ये कंपनी तो देगी नहीं, ये तो इसका अपना निजी निर्णय है क्या कीमत रखती है। तो सरकार क्या कर सकता है, ठीक है, धारा 92A का प्रयोग करके अपनी यहाँ किसी कंपनी को बोल सकता है कि इसकी जो है कॉपी बनाइए, आप जेनरिक दवाई बनाइए या बायोसिमिलर दवाई बनाइए और इस देश को एक्सपोर्ट कर दीजिए, है ना। तो इससे क्या हो गया कि उनके हितों की रक्षा होगी, और ये अपवाद है एक किस्म से ना, जो हमारा पेटेंट अधिनियम है उसके तहत ये अपवाद स्वरूप है ये धारा। अब आप कहेंगे जी ऐसे तो भारत कंपनी का नुकसान हो जाएगा, सरकार जब चाहेगी किसी का पेटेंट ब्रेक करेगी और 92A का प्रयोग, धारा 92A का प्रयोग करेगी और दूसरे देशों को बेच देगी क्यों। लेकिन देखिए सरकार को भी क्या है, एक अपनी रेपुटेशन होती है, अगर सरकार कंपनियों का ऐसे नुकसान करने लगेगी तो कोई कंपनी आएगी नहीं, FDI आएगा ही नहीं, बाहर की कंपनियां नहीं आएगी, निजी निवेश नहीं आएगा। तो सरकार ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लेती है कि भाई जब चाह मन मर्जी ले ली या पैसे कमाने के लिए लिया। सरकार ये डिसीजन तब लेती है केवल जब संकट हो दूसरे देश के ऊपर भारी, या अपने देश के ऊपर भी कोई भारी संकट है, तभी अपवाद का प्रयोग करती है। तो इसलिए सरकार की मंशा पर जो है कोई सवाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी बैठी है, सरकार तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बैठी है। तो ये धारा का प्रयोग करती है रेयर, लेकिन कर सकती है। अब देखिए निष्कर्ष का लिख दीजिए, भारतीय पेटेंट कानून ट्रिप्स, मैंने बताया था जब भी IPR की बात आती है, बौद्धिक संपदा अधिकार का क्वेश्चन आता है, तो आप ट्रिप्स अगर नहीं लिख रहे हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये ऊपर ऊपर की हवाई बातें कर रहा है। तो इसलिए जो अच्छे अच्छे कीवर्ड है उनका प्रयोग करो। भारतीय पेटेंट कानून ट्रिप्स के वैश्विक मानकों का पालन करते हुए भी मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखता है। देखो है ना, ट्रिप्स के मानकों को पूरा कर रहा है और मानवीय मूल्यों को भी सर्वोपरि रख रहा है हमारा जो पेटेंट कानून है। यह है, देखिए इस प्रकार की कीवर्ड आप यूज कीजिए, मुनाफे और मानवता। देखो MM आ गया ना दोनों में, मोदी जी भी ऐसे बोलते हैं ना सिमेट्री से। मुनाफे और मानवता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित करता है, जो न केवल भारत को ग्लोबल साउथ के स्वास्थ्य ढांचे की सुरक्षा, जो न केवल, छोड़िए गलत टाइप हो गया, भारत को ग्लोबल साउथ के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे के लिए एक प्रेरणा है ना। ये है भारत ग्लोबल साउथ के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक प्रेरणा है, या भारत ग्लोबल साउथ के स्वास्थ्य ढांचे को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे लिख दीजिए आप। देखिए अब इसमें ना IR का टॉपिक भी जोड़ दिया आपने, ग्लोबल साउथ है ना, ये तो आपने जोड़ा ही है ना।
और पॉलिटी का भी टॉपिक आ गया, क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो जीवन का अधिकार। तो एक अच्छा उत्तर वही माना जाता है जब आप इंटरलिंकेज कर दे अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे पेपर 3 का क्वेश्चन है ये, लेकिन हमने इसको क्या है पेपर 2 से जोड़ दिया, है ना, पेपर 2 के IR सेक्शन से भी जोड़ दिया, पॉलिटी एंड IR के, है ना। तो एग्जामिनर को लगता है अरे वाह मल्टी डायमेंशन अप्रोच अपनाइए, तो फिर अच्छे नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज समाप्त करते हैं। देखिए आपको कोई भी ये PDF आपको मिल जाएगा इसका, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, फोकस IAS PCS है ना। और यही हमारा इसी नाम से चैनल है। ये थोड़ा इसका फॉर्मेट गड़बड़ हो गया है ना ये दोस्तों। और ये व्हाट्सअप नंबर है 9811504781, इस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, और कमेंट भी दीजिए अपना कोई सुझाव या कोई फीडबैक अगर आप देंगे तो उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। देखिए हमारा अभी टेस्ट सीरीज GS 3 की टेस्ट सीरीज जिसको ज्वाइन करनी है 2026 वाले छात्र ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको 2025 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कंटेंट बना हुआ है बड़ा अच्छा। देखिए मॉडल उत्तर आप देख लीजिए, GS 3, 4 और 5। GS 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ, GS 3, 4 और 5 का जो कंटेंट है। इसी प्रकार GS 3 में तो 60 मॉडल उत्तर है, मॉडल क्वेश्चन आंसर है, इसमें इनमें 50-50 मॉडल क्वेश्चन आंसर हैं। तो इनके सारे आप जो है ना 1 से 2 दिन में आप पूरा सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं। जो नए छात्र हैं, पुरानों को तो आइडिया होती है। और इसमें क्या है, मैंने डायग्राम वगैरह सब ये ऐड किए हुए हैं, जिससे कि आप कम समय में जो है आपके याद रहेंगे। अब इसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में याद रहेगा सीधा सीधा कि यहाँ ये डायग्राम बनना है, इस प्रकार से कैसे कैसे डायग्राम बनाने हैं या किस प्रकार से हेडिंग देनी है, ये सब मायने रखता है एक्चुअली ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। कोई भी क्वेरी वगैरह होती है आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811504781। तो आज समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।